अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की कौमी असम्बली की कार्रवाई देखकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि अब ये असम्बली नहीं चलेगी। इस पर मुझे सुहेल वड़ाइच की किताब का वो टाइटल याद आ रहा है जिसका उन्वान ये था कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी। कंपनी से मुराद उनकी भी ये हुकूमत और ये असम्बली ही थी। बजट आया है, हुकूमत बजट लाई। बजट के बारे में हुकूमत का ये दावा है कि बड़ा अवाम दोस्त बजट है और इस पर बहुत क्रेडिट लिया जा रहा है। कोशिश तो हुकूमत की ये होनी चाहिए कि इस बजट को खुश उसलूबी से मंजूर करवाए, लेकिन सूरत हाल जो देखने में आई नाज़रीन, PTI का ये एतराज़ कि अपोजिशन तकरीर नहीं करने देती, अपोजिशन असम्बली में इजलास करती है, इंतहाई गैर जमहूरी और नामाकूल एतराज़ है। दुनिया भर में जमहूरी हुकूमतों में यही ट्रेडिशन होती है कि अपोजिशन एहतजाज करती है, वो अवाम की अपनी दानिश में जो बेहतर बात है वो करती है और उसको मनवाने के लिए वो शोर भी मचाती है, और जहाँ तक ताउन करना हो उसके लिए उसको मुमकिन हो वो करती भी है। हमने माजी में देखा है, PTI जो पार्लियामेंट का हिस्सा भी थी उसका एहतजाज देखा है। वो इस कदर खौफनाक एहतजाज था कि उसमें ना सिर्फ रास्ते बंद किए गए बल्कि कौमी असम्बली के इमारत के जंगले बुलडोज़र लगाकर तोड़े गए। इमारत के अंदर लॉन में कैंपिंग की गई, वहाँ खाना बदोश बिठाए गए, सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पर शलवारें टांगी गई, सड़कें बंद की गई, पूरा मुल्क बंद किया गया, मईशत की वाट लगा के रख दी गई। इस हद तक ये PTI अपने एहतजाज में गई और अब अपने दौरे हुकूमत में उसको ज़बानी नारेबाजी तक वो भी पार्लियामेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही, जो तमाम दुनिया की जमहूरी रवायात का और ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा हुआ करती है। और हमने आज तक ये देखा, मेरी जो 30 साल ज़िंदगी की सहाफ़त है, जर्नलिज़म, उसमें मैंने मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के इजलास और बजट इजलास भी कवर किए हैं। उसमें हमेशा आज तक यही देखा, चाहे वो किसी डिक्टेटर की बनाई हुई असम्बली थी या सियासी जमातों की बनी हुई असम्बली थी, कि अपोजिशन एहतजाज करती है, अपोजिशन एहतजाज करती है और हुकूमत अपोजिशन को काम डाउन करती है। अपोजिशन एहतजाज करके बाइकआउट करके चली जाती है। हमने ये देखा कि हुकूमत ने उस वक्त तक इजलास नहीं चलाया जब तक कि वो बाहर जाकर अपोजिशन के अरकान को, उनकी ठोड़ियों को हाथ लगाकर, उनके गोलों को हाथ लगाकर पकड़कर वापस नहीं ले आए, और वापस आके वो फिर अपना एहतजाज जारी रखते थे। और उसी एहतजाज की रवायत में, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाइयाँ भी चली, कानून भी पास हुए, वोटिंग भी हुई, बजट भी मंजूर हुए। लेकिन ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं, पहली मरतबा कि पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के वज़ीर मुशीर बाकायदा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर माज़रत ख़्वाह हूँ, कि गुंडा गर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। TV की स्क्रीन हो, कोई आम किसी एंकर का प्रोग्राम हो, उसमें उठकर अपोजिशन के रुकन को थप्पड़ दे मारना और फिर उसकी लीडरशिप की सतह पर, आला लीडरशिप की सतह पर सताइश होना, किसी का गिरबान फाड़ना, किसी का पोस्टर फाड़ना, ये एक आम मामूल बन चुका है PTI की जानिब से। बजट इजलास आ गया, बजट पेश हुआ। बजट में अपोजिशन ने जो एहतजाज किया, शोर मचाया, उसका राइट था, उसका हक था, जमहूरियत था। अगले दिन तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को फ्लोर दिया गया। तो ये बात तो अब ये जो पार्लियामेंट में आज हंगामा हो रही हुई है वो ये है कि हुकूमती अरकान की जानिब से गलीज़ माँ बहन की गंदी गालियाँ दी गई हैं अपोजिशन लीडर्स को। उनका दावा ये है कि अपोजिशन ने भी गालियाँ दी, जबकि अपोजिशन की जानिब से ऐसी कोई गाली मैंने तो नहीं सुनी। अगर किसी ने दी है तो वो रिकॉर्ड पे है तो वो दिखाएं। और जो बजट दस्तावेज़ाती मोटी मोटी किताबें होती हैं वो एक दूसरे पर फेंक के इस तरह मारी गई जैसे ईंटें मारी जा रही हों। नाज़रीन, ये कहना कि हंगामा आराई का, गालम गलोच का, नारेबाजी का सिलसिला आज अपोजिशन की जानिब से शुरू हुआ था, इंतहाई इलॉजिकल बात है, नाकाबिल यकीन बात है। क्योंकि आज अपोजिशन लीडर ख़िताब कर रहे थे और अपोजिशन ने तो माहौल को पुरसकून रखने की कोशिश करनी थी ताकि उनकी बातें सुनी जाएं। और उनकी बातें, अपनी बातों में उन्होंने बजट के वो हक़ाइक़ बताने थे जो अवाम
के मुफाद के मुनाफी जा रहे हैं। लिहाजा हंगामा आरई का आगाज़ पीटीआई की जानिब से हुआ और फिर ज़ाहिर है नारों के जवाब में नारे और गालियों के जवाब में शायद गालियाँ भी आई होंगी और किताबें चलने के जवाब में किताबें चलनी। लेकिन जब हमने आज फिर एक प्रोग्राम में ये देखा कि जो अपोजिशन के अरकान हैं वो तो इसको गलत कह रहे थे। पीपल्स पार्टी के नबील गुबल ने कहा जो हुआ गलत हुआ, हमारे अरकान ने तो किया ही नहीं, वो तो बाहर चले गए थे, लेकिन जिसने किया गलत किया। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत का तर्जमान फ़र्रुख हबीब साहब फिर उसको डिफेंड करते रहे, ये कह के जी अपोजिशन की जानिब से हुआ था, अपोजिशन की जानिब से हुआ था। हमने पहले भी इजलास देखे कि जब हंगामा रही सतह पर पहुँचती थी तो स्पीकर फौरी तौर पर इजलास एडजन कर देता था ताकि माहौल काम डाउन हो और दोबारा शुरू हो। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ स्पीकर ने तमाशा लगने दिया जो ग़ालिबन उनके प्लानिंग का हिस्सा था और उनकी प्लानिंग यही थी कि शहबाज शरीफ को तकरीर ना करने दी जाए। तो अगर आप पार्लियामेंट में नहीं चलेंगे, जैसे बजट सेशन में ये भी हुआ कि कवानीन एक दूसरे के अंदर रख के ढक के छुपा के 29 कवानीन 29 मिनट में 90 से माजर चाहता हूँ 90 नहीं 29 लॉज 29 मिनट में मंजूर करा लिए गए, जिनमें कुलभूषण को अपील का हक़ दिए जाने का कानून भी था जो आर्मी एक्ट में तरमीम के ज़रिए ही हो सकता है। नाज़रीन, ये वही कुलभूषण है जिसको रंगे हाथों पाकिस्तान आर्मी ने जासूसी करते हुए पकड़ा, जो अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, जिसका जो फ़ौज की कस्टडी में था, जिसको जब वो फ़ौज की कस्टडी में रहा तो वज़ीर आज़म ने उसका नाम नहीं लिया, नवाज़ शरीफ ने। वो उनकी हिकमत अमली थी, वो नहीं चाहते थे कि इस मामले में मुदाखलत करें, लेकिन उसको उनके लिए गाली बना दिया गया कि वज़ीर आज़म ने कुलभूषण का नाम तक नहीं लिया। ये पीटीआई की जानिब से कि नाम तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। अब आपकी हुकूमत आ गई है तो भाई साहब आप उसको चढ़ाओ ना तख्तेदार पे, लेकिन आपने क्या किया, आप उसको ले गए आलमी अदालत में, फिर वहाँ आपने वो केस हारा। उस हार के बारे में प्रोपेगेंडा ये कराया कि हम केस जीत गए हैं। अगर आप केस जीत गए थे तो फिर चढ़ा दो उसको फांसी। फिर आपने बैनुल-अक़वामी अदालत के हुक्म की रोशनी में उसको इजाज़त दी कि वो अपील दायर करे, वो भारत अपील में नहीं किया। तो आपने अब ज़बरदस्ती एक कानून साजी किया और वो किसी को कुछ पता नहीं कि वो कानून क्या है। वो असम्बली में उस पर बहस हुई होती, डिस्कस हुआ होता और बातचीत हुई होती तो पता चलता। वो तो कवानीन के पुलंदे के बीच में रख के मंजूर है मंजूर है मंजूर है की सदा लगा के मंजूर करा लिया। और अब एक कॉमन परसेप्शन ये है कि कुलभूषण साहब वापस जा रहे हैं। आपका अपना किरदार तो ये है कि मामला कश्मीर का हो तो आप सिर्फ 2 जुमे एक टांग पे कौम को खड़ा करके तीसरे जुमे उसको पौधा लगा के वाइंड अप कर देते हैं। मामला कुलभूषण का हो तो आप छुपा के कानून साजी कर लेते हैं। आपने इंडिया को आज तक एक दिन भी किसी एक पॉइंट पर भी टफ टाइम नहीं दिया। और मोदी का यार आप नवाज़ शरीफ को कहते हैं, जो खैर सगाली के तौर पर उसकी वालदा को अगर साड़ी का तोहफ़ा भेजता है ताकि हुकूमतों के दरमियान हुकूमती सतह पर बेहतर ताल्लुकात हों और दुनिया में पाकिस्तान तनाई का शिकार ना हो। नाज़रीन, ये दोगली पॉलिसी आप इस पर जितना मर्ज़ी वन साइडेड प्रोपेगेंडा करते रहें, लेकिन अवाम को नज़र आती है। बजट आपके दावे के मुताबिक अवाम दोस्त बजट है तो उस पर आप बेशक अपोजिशन को ना बोलने दें, गमाई करें या गालियाँ दें, लेकिन ये ख़बरें अवाम तक पहुँच जाती हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है और यकम तक ये इजाफ़ा हो जाएगा। इसी तरह जो आपने नया टैक्स नहीं लगाया लेकिन इंडस्ट्री पर रोल ओवर टैक्स लगाया है, जिससे फ्लोर मिल्स पर, जिससे आटे की फ़ी बोरी कीमत में 90 रुपये इजाफ़ा हो जाएगा। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, आटे की कीमत में इजाफा होगा तो महंगाई का ये सिलसिला आगे तक जाएगा और इसका असर अवाम पर ज़रूर आएगा। अभी तो ये है शुरुआत, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना है और गैस पर भी। ये कहना कि हमने IMF की बात नहीं मानी, इसका दारोमदार इस पर है कि अवाम को रिलीफ मिलता है या अवाम की गर्दन मज़ीद शिकंजे में आती है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है और किस तरफ जाता है माहौल। जमहूरियत चलती है या नहीं। लगता तो ऐसा है कि हुकूमत क़ब्ल वक्त इंतखाब चाहती है, शायद उस 2023 से पहले, क्योंकि 2023 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हल्फ लेंगे चीफ़ जस्टिस के ओहदे का और उनकी बतौर चीफ़ जस्टिस होते हुए
पीटीआई की कम से कम कोशिश ये है कि इलेक्शन ना हो और उससे पहले हो जाए। इसीलिए ज़िमनी इलेक्शन में जब अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने देख ली कि 11 इलेक्शन हार चुके हैं बावजूद पूरी कोशिश के, तो फिर उन्होंने ये पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का भी कानून पास किया है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का भी कानून ऑर्डिनेंस जो है वो बीच में रखकर मंजूर करवा लिया है। लेकिन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब तक दूर नहीं हुए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वाला मामला जो है के ज़रिए वोटिंग वाला, उसमें बेशुमार खामियां हैं। उसकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं है। उसमें जो देहातों में अनपढ़ पाकिस्तानी हैं जिन्हें वोट डालने का हक़ है, उनको वो मशीन ऑपरेट करनी नहीं आएगी, और जब कोई पकड़ के ऑपरेट करवाएगा तो वो कहीं भी उनसे वो वोट डलवा सकता है। ये भी एक इशू है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस पर वोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जो दुनिया ये तजुर्बा करके उसको इनसिक्योर होने की वजह से रद्द कर चुकी है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी रिमूव नहीं किए गए। जबकि कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट उस पर आ चुका है, उसको भी ख़ातिर में नहीं लाया गया। देखते हैं कि ये कानून चैलेंज होता है या नहीं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। बहरहाल कोशिश पीटीआई की ये है कि अब हुकूमत को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए और इस कदर हंगामा राई करवाई जाए और अपोजिशन को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर शीशे में उतार कर अगला इलेक्शन भी जीता जाए। खैर वो तो बड़ी दूर की बात है। इस बजट सेशन में आगे चलकर मज़ीद और क्या होता है और ये ऊँट किस करवट बैठता है जमहूरियत का, जो भी सूरत हाल हुई उससे अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को, राशिद पाकिस्तानियों से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।